बहुत साल पहले ऐसे इमेजिन करो, एक बड़ा सा बादल डस्ट और गैस का स्पेस में तैर रहा है। ये बादल जो हमारे सोलर सिस्टम का जन्म स्थल है, एक समय पे सिर्फ एक बेकार सा नेबुला था। ये नेबुला जो रंग बिरंगी रोशनियों और एनर्जी से भरा होता है, स्पेस में इधर उधर घूमता रहता था। इस बादल को नेबुला कहते हैं और यही से हमारा सोलर सिस्टम बना। नेबुला जो कि गैस और डस्ट का एक विशाल गुच्छा होता है, अपने अंदर कई रहस्य छुपाए रहता है। ये एक ऐसा स्थल है जहां नए सितारे पैदा होते हैं। बहुत गड़बड़ थी, एनर्जी से भरा हुआ था। हर तरफ से एनर्जी के पल्सेस निकल रहे थे और ये सब कुछ एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। ये हलचल जो कि स्पेस में एक तरह का शोर मचा रही थी, एक नए जन्म की शुरुआत थी। कुछ तो हुआ इस बादल में, शायद पास के किसी स्टार का एक्सप्लोशन, एक सुपरनोवा जो कि एक मरते हुए सितारे का विस्फोट होता है, ने इस नेबुला को हिला कर रख दिया। इस विस्फोट ने एनर्जी और शॉक वेव्स को हर तरफ फैला दिया। इस गड़बड़ी से नेबुला में वेव्स बनी। ये वेव्स जो कि एनर्जी के रूप में थी, ने गैस और डस्ट को एक जगह से दूसरी जगह धकेलना शुरू कर दिया। ये वेव्स एक तरह से एक नई कहानी लिख रही थी। इन वेव्स की वजह से डस्ट और गैस इकट्ठा होने लगे। जैसे जैसे ये पार्टिकल्स इकट्ठा होते गए, उनका मास बढ़ता गया। ये मास जो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में था, अब एक बड़े गुच्छे में बदल रहा था। जैसे जैसे और पार्टिकल्स इकट्ठा होते गए, उनका ग्रेविटी बढ़ता गया। ये ग्रेविटी जो कि एक प्रभावशाली शक्ति है और भी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने लगी। इस खींचने की शक्ति ने एक नए तरीके से पार्टिकल्स को इकट्ठा करना शुरू किया। ग्रेविटी और भी पार्टिकल्स को सेंटर की तरफ खींचता गया, जिससे क्लम्प बड़ा होता गया। ये क्लम्प जो पहले छोटा था, अब एक विशाल गुच्छे में बदल रहा था। इस गुच्छे का सेंटर जो सबसे ज्यादा दिन से था, सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा था। लाखों साल तक यही चलता रहा। ये प्रक्रिया जो धीरे धीरे चल रही थी, कई लाखों सालों तक चलती रही। हर नए पार्टिकल के साथ ये गुच्छा और भी बड़ा और मजबूत होता गया। क्लाउड का सेंटर बहुत गर्म और डेंस हो गया। ये सेंटर जो अब इतना गर्म हो चुका था कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। ये फ्यूजन जो कि एक प्रभावशाली प्रक्रिया है, ने नए सितारे को जन्म दिया। आखिरकार इतना गर्म हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। ये फ्यूजन जो कि हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में बदल रहा था, ने एक नए सितारे को जन्म दिया। ये सितारा जो अब हमारा सूरज है, अपनी रोशनी और गर्मी से पूरे सोलर सिस्टम को रोशन कर रहा है। ऐसे ही हमारा सूरज पैदा हुआ। ये सूरज जो अब हमारे जीवन का आधार है, एक समय पे सिर्फ एक छोटा सा पार्टिकल था। इसकी कहानी जो कई लाखों सालों तक चली, अब हमारे सामने एक रोशनी के रूप में चमक रही है। जब सूरज सेंटर में बन रहा था, बाकी का नेबुला उसके चारों तरफ घूम रहा था। नेबुला के पार्टिकल्स लगातार टकरा रहे थे और चिपक रहे थे। धीरे धीरे ये पार्टिकल्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में बदल गए, जिनको प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। सोचो इन्हें बेबी प्लैनेट्स की तरह। ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते रहे। कुछ तकरार टूटने वाले थे, प्लैनेटेसिमल्स को टुकड़ों में तोड़ देते थे। लेकिन कुछ तकरार जोड़ने वाले थे, प्लैनेटेसिमल्स को मिलाकर बड़े ऑब्जेक्ट्स बना देते थे। इस तकरार और मिलान की प्रोसेस को अक्रीशन कहते हैं। ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बने, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। शुरुआती सोलर सिस्टम में जहां पृथ्वी बनी, वहां बहुत गड़बड़ और हिंसा थी। अलग अलग साइज के प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकरा रहे थे। इनमें से एक प्लैनेटेसिमल मार्स जितना बड़ा यंग अर्थ से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने बहुत सारा मटेरियल स्पेस में फेंक दिया। इस मटेरियल से हमारा चंड बना। इसे जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं और यही चंड के बनाने का सबसे पॉपुलर एक्सप्लेनेशन है। शुरुआती पृथ्वी गर्म और पिघले हुए पत्थर का गोला थी। वैकिटी के साथ आयरन और निकल जैसे भारी एलिमेंट्स सेंटर में चले गए। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। हेडिया नियोन का नाम हेडेस के नाम पर रखा गया है, जो अंडरवर्ल्ड का ग्रीक देवता है, और इसकी वजह भी है। पृथ्वी के इतिहास का यह दौर बहुत गर्म और हिंसा से भरा हुआ था। पृथ्वी की सरफेस पिघले हुए पठार से ढकी हुई थी। ज्वालामुखी लगातार फूट रहे थे। लावा और गैसेस को एटमॉस्फेयर में उगल रहे थे। न समुद्र थे न कॉन्टिनेंट्स, बस एक आग का मैदान। एटमॉस्फेयर भी आज से बहुत अलग था। यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर से भरा हुआ था। ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं थी। लेकिन इस नरक जैसे एनवायरनमेंट में भी जीवन के बीज बोन जा रहे थे। सेक्शन 5, लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। जैसे हड्डियां नियोन कम बुरा था, उससे भी ज्यादा खौफनाक था लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट का समय। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान चीजें और भी खराब हो गए। यह समय था जब एस्टेरॉइड्स और कमेट्स ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर लगातार वार किया। ये एस्टेरॉइड और कमेट इंपैक्ट्स का एक इंटेंस पीरियड था।
लगभग 4 बिलियन साल पहले ये पृथ्वी और उसके चारों और के ग्रहों पर तबाही मचा रहे थे। शुरुआती सोलर सिस्टम अभी भी बहुत चाओटिक था। ग्रहों के मध्य आकर्षण बल और उनके गाटी ने एस्टेरॉइड्स और कमेट्स को उनकी दिशा से भटकाया। प्लैनेटेसिमल्स और अन्य डेब्री लगातार इनर प्लैनेट्स पर बरस रहे थे। ये छोटे छोटे पत्थर और धूल के टुकड़े जो ग्रहों के बीच घूम रहे थे, पृथ्वी पर गिर रहे थे। पृथ्वी भी इसे बच नहीं सकी। हर कुछ समय बाद एक बड़ा एस्टेरॉइड या कमेट पृथ्वी से टकराता था। ये इम्पैक्ट्स बहुत डिस्ट्रक्टिव थे। इन्होंने पृथ्वी की सतह को बदल दिया, नए क्रेटर्स बनाए और पुराने को मिटा दिया। ये किसी भी बने हुए समुद्र को वेपोराइज कर देते थे और पृथ्वी के जलवायु को भी प्रभावित करते थे। पृथ्वी की सरफेस को पिघला देते थे और नए लवा फ्लोज को जाम देते थे और बहुत सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज करते थे। ये एनर्जी पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर देती थी और नए केमिकल रिएक्शंस को शुरू करती थी। लेकिन इन इम्पैक्ट्स ने जीवन के विकास में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये पृथ्वी पर नए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लाए जो जीवन के लिए जरूरी थे। ये पृथ्वी पर पानी और अन्य ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाए जो जीवन के लिए आवश्यक थे, जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन इम्पैक्ट्स ने पृथ्वी को जीवन के लिए तैयार किया और आज हम जो हैं उसका एक हिस्सा इन्हीं इम्पैक्ट्स का है। सेक्शन 6 द आर्चन ईयन पहला जीवन। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के बाद पृथ्वी ठंडा होने लगी। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंडेंस होने से समुद्र बने। पहले कॉन्टिनेंट समुद्र से उभरने लगे और इस प्राइमोर्डियल सूप में जीवन पहली बार पैदा हुआ। पहले जीवन रूप सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दे, शायद बैक्टीरिया जैसे। ये शुरुआती जीवन रूप चेमोसिंथेटिक थे। उन्हें जीने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं थी। इसकी बजाय उन्हें अपनी एनर्जी केमिकल रिएक्शन से मिलती थी। इन शुरुआती ऑर्गेनिजम्स ने पृथ्वी के एनवायरनमेंट को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज किया। सेक्शन 7 द प्रोटेरोजोइक इयन ऑक्सीजन और अन्य चीजें। प्रोटेरोजोइक इयन जो 2.5 बिलियन साल पहले शुरू हुआ और 541 मिलियन साल पहले खत्म हुआ, पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। इस दौरान पृथ्वी की एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर में कई बड़े परिवर्तन हुए। प्रोटेरोजोइक इयन में पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा में ड्रामेटिक बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी, जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहलाती है, ने न सिर्फ पृथ्वी के एनवायरनमेंट को बदला बल्कि जीवन के विकास को भी प्रभावित किया। ये साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, के एवोल्यूशन के कारण हुआ। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इन्होंने सनलाइट का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शुगर और ऑक्सीजन में बदलने की क्षमता विकसित की। वे सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शुगर और ऑक्सीजन में बदलते हैं। ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑक्सीजन की बढ़ोतरी का पृथ्वी पर जीवन पर गहरा असर पड़ा। इससे न सिर्फ नए जीवन के रूप विकसित हुए बल्कि पुराने जीवन के रूप भी इवॉल्व हुए। ऑक्सीजन के इस नए लेवल ने कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के विकास को संभव बनाया। इसे एरोबिक रेस्पिरेशन का विकास हुआ, जो एनर्जी पैदा करने का एक और एफिशिएंट तरीका है। एरोबिक रेस्पिरेशन ने जीवन को ज्यादा एनर्जी प्राप्त करने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की अनुमति दी। इससे ऑर्गेनिजम्स बड़े और कॉम्प्लेक्स हो सके। ये नए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जो मल्टीसेल्युलर थे, ने नए इकोसिस्टम्स और इकोलॉजिकल निचेस को भरने में मदद की। प्रोटेरोजोइक में पहले यूकैरियोटिक सेल्स भी देखे गए। यूकैरियोटिक सेल्स जो कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, उनमें एक न्यूक्लियस होता है जो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। इन सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें उनका डीएनए होता है। ये सेल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फंक्शनल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के विकास के लिए जरूरी थे। सभी प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोट्स हैं। इन कॉम्प्लेक्स सेल्स ने जीवन के नए रूप को जन्म दिया, जो आज हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। प्रोटेरोजोइक इयन ने पृथ्वी के जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया, जो आज तक प्रभावित करता है। सेक्शन 8 द फाइनेरोजोइक इयन, जीवन जैसा हम जानते हैं। फाइनेरोजोइक इयन पृथ्वी के इतिहास का करंट इयन है। ये करीब 541 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और आज भी जारी है। फाइनेरोजोइक जीवन की डाइवर्सिफिकेशन से पहचाना जाता है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान करीब 540 मिलियन साल पहले जीवन रूपों का तेजी से डाइवर्सिफिकेशन हुआ। आज हम जो भी मेजर एनिमल फिला देखते हैं, उनका ज्यादातर एवोल्यूशन इस दौरान हुआ। फाइनेरोजोइक में कई मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स भी हुए हैं। इन घटनाओं ने पृथ्वी पर कई स्पीसीज को खत्म कर दिया है, लेकिन हर बार जीवन फिर से रिकवर हुआ और डाइवर्सिफाई हुआ है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, हमारी पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी के निर्माण की कहानी लंबी और कॉम्प्लेक्स है। ये हिंसा और विनाश की कहानी है, लेकिन साथ ही सृष्टि और रेसिलियंस की भी।
डस्ट और गैस के एक बादल से हमारा प्लेनेट बिलियन सालों में विकसित होकर आज के यूनिक और जीवन देने वाले संसार में बदल गया है। ये इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का संसार है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े व्हेल्स तक, और यही हमारा इकलौता घर है। ये हम पर निर्भर है कि हम इसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए सुरक्षित रखें।